ये कहानी है 19वीं शताब्दी की, जो कि करण नामक एक लड़के पर आधारित है, जो काफी होनहार और समझदार बालक था। उसकी माँ का नाम था भानुमति, जो कि कढ़ाई बुनाई करके थोड़े पैसे कमा लिया करती थी। करण अभी हाल ही में 18 साल का हुआ था, लेकिन उसे पहले से ही अपने घर की जिम्मेदारी मालूम थी। वो अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो बहुत पहले से ही घर में मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करता था। उसे अपने इस काम पर काफी गर्व था और वो कभी कमी नहीं रखता था मेहनत करने में। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। करण को तलवारबाजी का बड़ा शौक था। वो जब 10 साल का था तब से वो अपने गांव के कुछ सैनिकों को तलवारबाजी करते हुए देखता था। उन सैनिकों को देख देख कर वो थोड़ी बहुत तलवारबाजी भी सीख गया था। करण ने कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम टॉबी था। टॉबी करण से बहुत ज्यादा प्यार करता था। टॉबी को उसने खरीदा नहीं था, बल्कि वो उसे कहीं पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब करण उससे मिला था तो उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। टॉबी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। करण से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया और तभी से वो उसे बहुत प्यार देता है। तो एक दिन करण अपने घर के आंगन में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। बता ना टॉबी, कैसी है मेरी तलवारबाजी? तो टॉबी हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लग जाता है और गोल गोल घूमने लग जाता है। हाँ, मैं समझ गया, तुझे मेरी तलवारबाजी बहुत पसंद है। तभी वहाँ भानुमति आ जाती है। अब तुझे इस टॉबी से पूछने की भी जरूरत है क्या? ये तुझे कौन सा बता रहा है? माँ, ये बहुत ही समझदार कुत्ता है, इसने अभी अभी मुझे हाँ कही है। अच्छा, मुझे तो कभी हाँ नहीं करता ये। आप इससे पूछो ना कि मेरी तलवारबाजी कैसी है, फिर देखना। बता तो टॉबी, कैसी है करण की तलवारबाजी? अच्छी है या नहीं? तो टॉबी फिर से अपनी गर्दन हिलाता है और घूमने लग जाता है। अरे वाह, सच में हाँ की इसने तो। तूने ही सिखाया होगा इसको ये करना। हाँ माँ। तू क्या हर वक्त तलवारबाजी करता रहता है? क्या पता माँ, कोई लड़ाई लड़नी पड़ जाए। नाना, मैं तुझे कभी किसी लड़ाई में नहीं जाने दूंगी। नहीं जाऊंगा, ये तो बस मेरा शौक है। सैनिकों को देखते देखते मुझे भी लगा कि मुझे भी तलवारबाजी आनी ही चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर कभी लड़ाई में मत जाना, मैं पहले ही कह रही हूँ। नहीं माँ, आपकी इजाजत के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करता, आपको पता है ना। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। करण की माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपने बेटे की छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान से रखती थी। वो भले ही 18 साल का हो गया था, लेकिन उसकी नजरों में तो वो अभी भी छोटा ही बच्चा था। एक दिन भानुमति ने करण के लिए चावल की खीर बनाई थी। उसे खीर बहुत ज्यादा पसंद थी। जब भी घर में खीर बनता था तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता था। उस समय करण घर के बाहर आंगन में घड़े बना रहा था। तभी उसकी माँ उसे प्यार से खीर खाने के लिए बुलाती है। बेटा करण, जल्दी आजा बेटा। देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरी पसंद की खीर बनाई है। चल, अब बहुत काम कर लिया तूने, अब तू बहुत ज्यादा थक भी गया होगा। जल्दी से आजा और खीर खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जी माँ, अभी आता हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। अरे काम वाम छोड़, जल्दी आजा, अभी के अभी। आ रहा हूँ माँ। करण अपना काम छोड़कर जल्दी से घर के अंदर जाता है और माँ के हाथों की बनाई हुई खीर खाने लगता है। कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त खुश आ जाता है। खुश काफी डरा हुआ लग रहा था। वो दौड़कर करण के घर आया था, इसलिए वो जोर जोर से सांस लेता है और हांफने लगता है। अरे क्या हुआ कुश, तुम बड़े घबराए हुए लग रहे हो। करण, करण जल्दी चलो, एक आदमी आया था हमारे घर में। वो घड़े खरीदने के लिए हमारे घर में आया था। उसने घड़े ले लिए और पैसे भी नहीं दिए, और जब हमने उससे पैसे मांगे तो वो हम लोगों से लड़ने लगा। जल्दी चलो करण, नहीं तो वो मेरे भाई को और भी मारेगा। अरे
तो तुमने उसका सामना क्यों नहीं किया? जयदेव को बुलाया या नहीं? मैं जयदेव के घर गया था, लेकिन जयदेव अपने घर में नहीं था। वो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ है। तुम जल्दी चलो, वो आदमी बहुत देर से मेरे भाई को मार रहा है। मेरे भाई के मुंह से खून भी निकलने लगा है। तुम जल्दी चलो और मेरी मदद करो। अच्छा चलो, जल्दी चलो, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो दुस्साहस करने वाला। लव और कुश 2 जुड़वा भाई थे और उनकी माता और पिता भी घड़े बनाकर बेचा करते थे। वो करण के पास इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि पूरे गांव में सिर्फ करण ही ऐसा लड़का है जो उसकी मदद करेगा। और करण उसकी मदद करता भी क्यों ना, वो उसका बचपन का दोस्त जो था। तो बिना खीर खाए ही उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो? खाकर चले जाना। आकर खा लूंगा माँ। लेकिन मुझे तेरा ऐसे लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मना भी नहीं कर सकती क्योंकि बात तेरे बचपन के दोस्त की है। जब वो लव के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस आदमी ने लव और कुश के घर में पूरी तरह तबाही मचा रखी है और बेचारों का इतना सामान बर्बाद कर दिया है। उस आदमी ने लगभग उनके आधे घड़े तोड़ दिए थे। लव के माँ बाप तो बेचारे कोने में बैठकर रो रहे थे और वो आदमी कुश को पीटे जा रहा था। वैसे करण किसी से भी लड़ने से डरता नहीं था और जब बात अपने दोस्तों पर आती थी तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। वो तो अपने दोस्तों के लिए जान भी देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वहाँ पर करण की बचपन की दोस्त विदुषी भी खड़ी थी। करण को देखते ही वो खुश हो जाती है और उसे अब लगता है कि वो उस आदमी को मारकर हरा देगा। छोड़ दे मेरे दोस्त लव को, बहुत हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे देखो तो गांव वालों, कौन आया है? एक बच्चा आया है मुझ जैसे हट्टे कट्टे जवान से लड़ने। मैं कहता हूँ अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बड़ा चला है बचाने। एक काफी हट्टा कट्टा और मोटा था जिसकी उम्र लगभग 35 साल लग रही थी। वो काफी भयानक सा दिख रहा था। बड़ा आदमी सिर्फ लव के परिवार को ही नहीं परेशान कर रहा था। लव कुश के घर में अफरा तफरी मची हुई है और अब करण उस हट्टे कट्टे आदमी से लड़ने वाला है। चल आजा, मैदान में देखते हैं कौन जीतता है। जीतूंगा तो मैं ही। आजा, अब देख तेरा क्या हाल होता है। करण, जीत जाना इससे। करण, हरा देना इसको। अब इसका कचूमर बनाता। बस इस आदमी के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। करण के सामने वो आदमी थोड़ी देर भी नहीं दिख रहा था और वो हार जाता है। उस आदमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करण जैसे साधारण दिखने वाले लड़के के पास इतनी सारी शक्ति कैसे आई। उसे करण की शक्ति का अंदाजा हो गया और वो लव के सारे घड़े वहीं छोड़कर भाग गया। वाह करण वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। करण ने वो काम कर दिखाया है जो गांव के किसी बड़े आदमी ने भी नहीं किया आज तक। वाह बेटे वाह। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बचा लिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं मेरे दोस्तों का साथ नहीं दूंगा तो ऐसी दोस्ती किस काम की। तुम बहुत अच्छे हो करण, सबकी मदद करते हो। करण, मुझे भी सिखा दो ना ऐसी लड़ाई करना। हाँ, मैं भी सीख लूंगा। तुम इस लव के साथ लड़ाई करो। अच्छा, आ जाओ, फिर मैं तुम दोनों के साथ लड़ता हूँ। आओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। वहीं दूसरी ओर लव और कुश भी बहुत खुश होते हैं और करण के ऊपर गर्व कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जयदेव भी आ जाता है और सभी दोस्त उसको बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद करण अपने घर चला जाता है। उस रात करण को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कुछ दिनों से कोई सपना था जो दिखाई दे रहा था और सपने में उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। उस दिन वो बड़ी मुश्किल से ही सो पाया। तो थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। दिन में जब वो घड़े बना रहा होता है तो उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। अरे करण, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? चलो, रामपुर गांव के एक बगीचे में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। चलो अभी मेरे साथ, वहाँ से ढेर सारे आम तोड़ कर लाएंगे। सुना है बहुत बड़े बड़े और पके हुए आम लगे हैं वहाँ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अब। चलो करण, जल्दी चलो।
क्योंकि घर भी वापस जल्दी आना है। अच्छा ठीक है, चलो चले। अरे रुको रुको, मुझे घर से बड़ा सा थैला तो लाने दो। हाँ हाँ, मैं भी थैला लेकर आती हूँ, उसमें आम भर कर लाएंगे। अभी थैले लाने की क्या जरूरत है, जो भी खाना हो वही खा लेना ना। क्यों, हम तो घर आकर भी खाएंगे। अरे लेकिन आम के वजन से थैले भारी हो जाएंगे, और इतने भारी थैले उठाएगा कौन? तुम ही उठा पाओगे ना करण, और ये जयदेव भी उठा लेगा। अच्छा, तुम तो बड़े होशियार हो। अरे हम तो छोटे छोटे हैं। करण, तुम में तो इतनी ताकत है, उठा लेना ना। अच्छा ठीक है, ले आओ। तो लवकुश और बुलबुल जाकर बड़े थैले ले आते हैं। करण और उसके दोस्त जिस गांव में रहते थे उसका नाम जगतपुर था, और जयदेव जिस गांव में जाने के लिए कह रहा था उस गांव का नाम रामपुर था। दोनों गांव के बीच में एक जंगल था। करण का पालतू कुत्ता टॉबी भी उसके साथ होता है। ये पहली बार नहीं था कि सभी दोस्त लोग रामपुर गांव के बगीचे में जा रहे थे। वे कई बार जा चुके थे, क्योंकि गर्मी का मौसम था और बगीचे में बहुत सारे पीले पीले आम लगे हुए थे। इसलिए सभी दोस्त वहाँ पर जाने को सोचते हैं। अब तो मैं बहुत सारे आम खाऊंगी। अरे विदुषी, खा लेना और अपने माता पिता को भी खूब खिलाना। हाँ, हम यहाँ पर थैले उठाने ही तो आए हैं, सारे गाँव को ही आम खिला दो। हाँ जयदेव, बात तो सही कह रहे हो, सब लोग खुश हो जाएंगे। ये लोग तो बिल्कुल ही कम अकल का है। वो तो मजाक कर रहा है। अरे ज्यादा शोर मत करो, वहाँ जानवर भी हो सकते हैं। सभी दोस्त अपनी धुन में जंगल को पार करते हुए रामपुर गांव की ओर जा रहे थे कि तभी करण को ऐसा लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। ये आवाज जंगल की बाईं ओर से आ रही थी। अरे दोस्तों, पर तुम सभी ने वो आवाज सुनी? मुझे पता नहीं क्यों जंगल की बाईं ओर से किसी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। तुम सही कह रहे हो करण, चलो हम लोग चलते हैं। तो सभी दोस्त बाईं ओर जाने लगते हैं, और जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं वो आवाज और भी तेज हो जाती है। आवाज तेज हो जाने के कारण सभी दोस्त उस आवाज का पीछा करते हुए एक आदमी के घर में पहुंच जाते हैं। टॉबी कुत्ता उस तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। लगता है यहीं से आ रही है आवाज। दोस्तों, तुम लोग धीरे धीरे बोलना, ज्यादा आवाज मत करना, क्योंकि पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है। विदुषी, लव और कुश, तुम सभी यहीं बाहर रुको, मैं और जयदेव अंदर जाकर देखते हैं। तो दोनों दोस्त बाकी दोस्तों को बाहर छोड़कर घर के अंदर दबे पांव जाते हैं। उस आदमी के घर के अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं पिंजरे के अंदर कैद थी, और देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी चिड़ियों को गांव में ले जाकर बेचता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि वो सुनहरी नीली चिड़िया को मारने के लिए आतुर हो गया था। तो जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी एक बेहद सुंदर चिड़िया जिसका रंग सुनहरा नीला था का गला मरोड़ने ही जा रहा था। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि वो चिड़िया बोल सकती थी, और वो उस पर आदमी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अरे ओ बेरहम इंसान, छोड़ दे उस चिड़िया को। जैसे ही वो आदमी कर्ण की आवाज सुनता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। उस आदमी की आंख का रंग बिल्कुल नीला था और उसके पास विचित्र शक्ति भी थी। वो अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और उसके घर में रखे हुए सारे चिड़ियों के पिंजरे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे सारी चिड़ियाएं पिंजरे के बाहर अपने आप निकल आती हैं। आम तौर पर तो चिड़िया खूंखार नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे सभी चिड़िया साधारण नहीं थी, क्योंकि वो सारी चिड़िया जैसे ही पिंजरे से बाहर निकली तो वो जयदेव और करण के ऊपर हमला करने लगे। तभी करण को वहाँ पर एक पुरानी तलवार दिखाई देती है। वो उस पुरानी तलवार को उठाता है और उसी तलवार से सभी पक्षियों को मार गिराना शुरू करता है। अंदर हल्ला गुल्ला सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वे जयदेव की मदद करने लगते हैं। वे सभी वहाँ पर पड़े हुए कुछ लकड़ियों के डंडों को उठाते हैं और उसकी सहायता से अपना बचाव करने लगते हैं, क्योंकि उस घर के सारे पक्षी बड़े खूंखार हो गए थे और सभी को मारने के लिए आतुर हो गए थे। तभी मौका देखकर करण उस आदमी से लड़ने लगता है, क्योंकि करण को पहले से ही तलवारबाजी आती थी, इसलिए वो उस आदमी को घायल करने में सफल हो जाता है।
और उस सुंदर सी सुनहरी नीली चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेता है। दोस्तों, मैंने इस जादुई चिड़िया को पकड़ लिया है, जल्दी चलो यहाँ से अब। और सभी दोस्त वहाँ से जंगल की ओर भागने लगते हैं। तभी वो आदमी फिर से अपनी नजरों को घुमाता है और उन सभी मृत चिड़ियों को फिर से जिंदा कर देता है। साथ साथ वो उन सब का पीछा भी करने लगता है। ये जो साहस करना तुम सभी को महंगा पड़ेगा। दोस्तों, और तेज दौड़ो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कहीं इस चिड़िया की वजह से हम सब मुसीबत में ना पड़ जाएं। नहीं बुलबुल, ऐसा नहीं होगा, तुम बस भागते रहो। भागो जल्दी, भागो सबके सब। वो आदमी सभी का पीछा करने लगता है और सभी अपनी भागने की गति को और तेज कर देते हैं। सभी दोस्तों की आंखों में खौफ था और मन में बस यही सवाल था कि क्या ये सब सच है या फिर एक माया जाल। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, अब क्या करे करण? मैं तो थक गया हूँ। हाँ करण, अब तो मुझसे भी नहीं भागा जा रहा। अरे भागोगे नहीं तो मरोगे, जल्दी चलो यहाँ से। लव कुश और बुलबुल बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगते हैं। ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे जयदेव, हमें ही कुछ करना होगा। तो फिर क्या करें करण? यहाँ तो हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। तुम सभी लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, मैं देखता हूँ इसे। ये लो जयदेव, तुम इस चिड़िया को पकड़ो, मुझे इस आदमी का सामना करना होगा, नहीं तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है करण? हम सब इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये पेड़ काफी घना और मोटा है, हम गिरेंगे भी नहीं। जब उसके सारे दोस्त पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो करण टॉपी के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि वो आदमी उसे ना देखे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो आदमी उन सभी का पीछा करते हुए पहुँच जाता है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, तुमने अच्छा नहीं किया। और वो गुस्से में उन लोगों को यहाँ वहाँ खोजने लगता है। तभी करण चुपके से पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। मार डालूंगा। तुम कौन हो और हमें क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें मार नहीं आया हूँ। मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। अच्छा, देख लेते हैं फिर। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस आदमी ने अपने हाथ में लकड़ी का एक डंडा लिया हुआ था और वो उसी डंडे से करण के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार करने लगता है। पहले तो करण अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो आदमी इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला करने लगता था तो उसे न चाहते हुए भी उस तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा और उसने 2 बार में ही उस आदमी को नीचे गिरा दिया। मैंने कहा था ना, मुझे मजबूर मत करो। मैं डरता नहीं तुमसे। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम हम लोगों की जान क्यों लेना चाहते हो और उस चिड़िया को क्यों मार रहे थे? मुझे वो चिड़िया दे दो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। तुम अभी मेरे हाथों से मरते मरते बचे हो, फिर भी इतने घमंड से बोल रहे हो। चिड़िया नहीं मिलेगी। चिड़िया लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें वो चिड़िया नहीं दे सकता क्योंकि तुम उसकी जान लेने के लिए आतुर हो और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और मुझे पता है कि वो चिड़िया बोल भी सकती है। मैं किसी कारण से उस चिड़िया को किसी के हवाले नहीं करना चाहता क्योंकि वह एक मायावी चिड़िया है और अगर किसी को उस चिड़िया के बारे में पता चल जाता है तो गांव के सभी लोग उस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। मायावी चिड़िया? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे वो चिड़िया और तलवार दे दे, समझा? नहीं तो तेरी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। दे दे मुझे वो चिड़िया। बिल्कुल नहीं। और ये मायावी चिड़िया कैसे हो सकती है? यूं पड़े हो इसके पीछे, सच सच बताओ। करण बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वो सहन नहीं कर सकता था कि कोई किसी पक्षी या जानवर को बेरहमी से मार दे। और वो उस आदमी को तो उस चिड़िया को किसी भी सूरत में मारने नहीं देने वाला था। वो आदमी हार नहीं मानता है। वो अचानक से जमीन से उठता है और करण पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन फिर से वो करण के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। दोनों में घमासान चल रहा था। इसी बीच वे दोनों लड़ते लड़ते एक दलदल के गड्ढे में पहुंच जाते हैं जो कि उस जगह से थोड़ी दूर पर था। वो आदमी मौका देखकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कहाँ है बुज़दिल? बाहर निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। तभी वो आदमी अचानक से पीछे से आता है और करण को उस दलदल के गड्ढे के अंदर
धक्का देने ही वाला होता है कि करण वहाँ से हट जाता है और वो आदमी उसी दलदल में खुद गिर जाता है। गड्ढा काफी गहरा था और वो आदमी उस दलदल के अंदर धंसने लगता है। उस आदमी के ऊपर इतनी सारी मुसीबत आन पड़ी थी, लेकिन फिर भी उस आदमी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाकई में एक इंसान था भी या नहीं। बस इन्हीं कुछ प्रश्नों का जवाब आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो जब करण देखता है कि वो आदमी अब बहुत बुरी तरीके से दलदल के अंदर धंस चुका है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाएगी, तो वो ये देख नहीं पाता। उसको उस आदमी पर दया आ जाती है और वो उस आदमी को दलदल से निकालने का प्रयास करता है। सबसे पहले वो पेड़ की एक पतली टहनी को तोड़ता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो आदमी उस टहनी को पकड़ता है और ताकत से खींचकर उस आदमी को दलदल से बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर जयदेव भी आ जाता है। करण का ध्यान जयदेव के ऊपर चला जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी फिर से करण के ऊपर हमला करता है और उससे उस तलवार को छीनने की कोशिश करता है। तभी जयदेव को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को फिर से उसी दलदल में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो वो दोनों को ही मार डालता। उस आदमी पर तो खून सवार हो रखा था। वो तो उस दिन किसी न किसी की जान लेने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव, तू ना होता तो ये तो मुझे मार ही डालता। अरे इतनी सी बात के लिए तू क्या धन्यवाद बोल रहा है? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे दोस्त। इसके बाद दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर लवकुश और विदुषी चढ़े हुए थे। चलो मित्रों, सभी लोग नीचे उतर आओ, अब खतरा टल चुका है। पक्का ना? वो फिर से तो नहीं आएगा ना? हाँ करण, देख लो, हम बार बार पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ ये तो बहुत ही ऊंचा है, पर मजा तो आ रहा था। अब आ जाओ नीचे, सब सुरक्षित है, चिंता मत करो। सभी दोस्त पेड़ से नीचे उतर जाते हैं और तभी विदुषी करण को एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो करण को बताती है कि शायद चिड़िया बहुत दूर से कहीं उड़कर आई है और इसके बाद उसके साथ ये हादसा हो गया और वो बेहोश हो गई। अरे करण, तुम्हें पता है ये चिड़िया बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हें बहुत पहले से ही जानती है, लेकिन कैसे? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? चिड़िया भी कभी बोलती है भला? हाँ करण, सच में मैंने भी सुना। मुझे लगता है ये हमें बुद्धू बना रहे हैं। नहीं करण, सच में ये जानती है तुम्हें। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा विदुषी। चलो हम इसे घर ले जाते हैं और इसको पानी पिलाते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये अभी किसी को कुछ भी नहीं बताना है। घर वापस आते समय बहुत तेज तूफान आ जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे दोस्तों जल्दी चलो, हमें इस चिड़िया को बचाना होगा और इससे पूछना होगा कि ये यहाँ पर क्या करने आई है। बहुत ही तेज हवा है, ऐसी हवा तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ मुझे तो लगता है हम सब उड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, बस पैर जमा जमा कर चलो। हाँ एकदम ध्यान से, कोई वस्तु उड़कर तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। कमल कर दोस्तों। बड़ी मुश्किल हो रही है तूफान में, हमें कैसे भी करके उस नीली चिड़िया को बचाकर करण के घर ले जाना होगा। और मुझे तो डर है कि कहीं इस चिड़िया को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और थोड़ी ही देर बाद इस सुनहरी चिड़िया को होश आ जाता है। घर ले जाकर सबसे पहले उसको पानी पिलाते हैं और खाने के लिए कुछ मटर के दाने देते हैं। मटर के दाने देखकर टॉफी भी खाने के लिए करण से मांगता है। वो अपनी पूंछ हिलाते हुए करण की ओर देखता है और अपनी जीवा बाहर निकालकर उसे संकेत देता है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें भी चाहिए, ये लो तुम भी खाओ टॉमी। कितनी प्यारी चिड़िया है ना, देखो तो कैसे खा रही है। हाँ सच में, मैंने ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखी। ऐसी चिड़िया तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। वो करण को सामने देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो करण को चंद्रभान के नाम से बुला रही थी। चंद्रभान, मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे श्राप को छुड़ाने में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रही हो तुम? और मेरा नाम चंद्रभान नहीं है, मेरा नाम तो करण है। अरे यहाँ पर चंद्रभान किसका नाम है? हम में से तो कोई भी नहीं है। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये करण को चंद्रभान क्यों कह रही है? मुझे लगता है कि इसे कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो ये सब आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बताइए। करण, तुम भी मेरी ही दुनिया से आए हो और तुम ही हो जो मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हो। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। लेकिन मैं ही क्यों? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। साथ ही साथ मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास भी लेकर चलूंगी जो तुम्हारी पिछले जन्म की याददाश्त को वापस लाने में मदद करेगा। उस समय वहाँ पर कर्ण के साथ सारे दोस्त हैं और सभी लोग उस चिड़िया की बात सुनते ही रह जाते हैं। उन सभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है, वो भी एक खास मकसद के लिए। तो चिड़िया सबको कहानी सुनाना शुरू करती है। करीब 1000 साल पहले एक भव्य महल में महाराजा रणजीत सिंह राज करते थे। उनकी 2 जुड़वा बेटियां थी। एक का नाम राजकुमारी चंदा था और दूसरी बेटी का नाम था राजकुमारी इंदु। दोनों बहनों की शक्ल एकदम समान थी, परंतु आदतें एक समान नहीं थी। जहाँ एक और चंदा बहुत सीधी सादी और दयालु किस्म की लड़की थी, वहीं दूसरी ओर राजकुमारी इंदु बहुत तेज और ज्यादा बोलने वाली थी। महाराजा रणजीत सिंह के महल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन उनके भव्य महल को किसी की नजर लग गई। एक दिन राजा रणजीत सिंह के महल में मातम सा छा गया था, क्योंकि उनकी सुपुत्री अर्थात महल की राजकुमारी चंदा की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। सभा के सभी लोग सिर झुकाए हुए खड़े थे और काफी उदास दिख रहे थे। सामने राजा रणजीत सिंह की पुत्री चंदा की बेजान लाश पड़ी हुई थी। उसकी कोमल और सुंदर त्वचा बिल्कुल सिकुड़ गई थी और साथ ही साथ उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह अकड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह उस समय खुले हुए थे, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही हो। राजकुमारी इंदु भी काफी हैरान हो जाती है कि आखिर उनकी बहन के साथ ये क्या हो गया। भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? मुझे ऐसा दिन आखिर देखना क्यों पड़ रहा है? उठो बेटी, उठो। मेरी बेटी को किसी जादुई शक्ति के सहारे मारा गया है और इसके पीछे उस जादूगर का ही हाथ है। अरे, मेरी फूल सी बच्ची का शरीर तो देखो, क्या हाल हो गया है। कोई कैसे किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है? आप ही बताइए। मुझे तो पक्का यकीन है कि मेरी बेटी पर जादू टोना किया गया है। जल्दी से उन महान बाबा को बुला कर ले आओ मीना। तभी महल में एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई आती है, जो बार बार राजकुमारी चंदा के शव के पास मंडरा रही थी। उस चिड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं सुन पा रहा था। और वो चिड़िया कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी चंदा ही थी। तभी किसी तांत्रिक बाबा को महल में बुलाया जाता है और राजकुमारी के बेजान मृत शरीर को उसे दिखाया जाता है। उसको देखकर तांत्रिक बाबा तुरंत ही सब कुछ समझ जाते हैं। राजकुमारी चंदा श्रापित है। इसे किसी ने श्राप दिया है कि वह जब भी सुहाग रात मनाएगी तो उसी क्षण इसकी मौत हो जाएगी और राजकुमारी की आत्मा किसी चिड़िया के अंदर आ जाएगी। दरअसल राजकुमारी चंदा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो अपने पति हीरा ठाकुर के साथ अपने पिताजी के महल में आई हुई थी और तभी ये घटना उनके साथ हो गई। जब हीरा ठाकुर को ये बात पता चली तो उनके होश ही उड़ गए और वे सोचने लगे कि अगर उन्हें ये बात पहले पता होती तो वे ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। तांत्रिक बाबा, आप ही बताइए, इसका कोई तोड़ है क्या? ये कैसे हो सकता है बाबा जी? मेरी बेटी चिड़िया में कैसे बदल गई? जादुई दुनिया में सब कुछ हो सकता है महाराज। हमें बताइए, अब हम हमारी बेटी को वापस उसके असली रूप में कैसे लाएंगे? तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उस आदमी को पता लगाने के लिए जिसने ये घिनौना कार्य किया है। और जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें वही जादूगर दिखता है। तो क्या यहाँ कोई जादूगर आया था? जी हाँ बाबा जी, मुझे तो पक्का यकीन है
कि ये सब उसी जादूगर ने किया है। दरअसल 1 महीने पहले हमने अपने महल में राजकुमारी इंदु का स्वयंवर रखा था और उस स्वयंवर में वो जादूगर भी आया था। वो जादूगर स्वयंवर में आयोजित किए गए सारे पड़ाव को जीत भी गया, लेकिन राजकुमारी इंदु को जादूगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अनजाने में उस जादूगर का बहुत मजाक बनाया और साथ ही साथ उसने शादी के लिए इनकार भी कर दिया। बस बाबा जी, मुझे लगता है इसी बात का बदला लिया है। लेकिन बेटी, मुझे ये बोलकर अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी सुपुत्री को बचाना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। बाबा रानी पद्मा को बोलते हैं कि उनकी बेटी को बचाना अब बिल्कुल नामुमकिन ही है, और बाबा के मुंह से ये बात सुनकर रानी पद्मा को बेहोशी से छाने लगती है। तभी महाराज रंजीत बोल उठते हैं। बाबा जी, ऐसा मत बोलिए, कोई ना कोई तो उपाय होगा। बाबा, क्या हो अगर मैं उस जादूगर को ढूंढ कर मार दूं तुम? बेटा, ऐसा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह जादूगर कोई साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि वह पहले एक तपस्वी भी रह चुका है, इसलिए उसके अंदर काफी शक्ति है। मैं उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है पुत्र। बाबा, आप महान हैं, शक्तिशाली हैं। कृपया अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस जादूगर से वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब आपको कुछ तो करना ही होगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, आप ही हमारी बेटी को बचाने का उपाय सुझा सकते हैं। हाँ बाबा जी, कुछ तो कीजिए बाबा जी। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं बताता हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और जादूगर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगते हैं। साथ ही साथ वो जादूगर से राजकुमारी इंदु के लिए माफी मांगते हैं और उस जादूगर को ये भी बताते हैं कि उसने गलती से राजकुमारी चंदा को श्राप दिया है। जादूगर जब तांत्रिक बाबा के मुंह से ये बात सुनता है, तब जाकर उसको राजकुमारी चंदा पर दया आ जाती है। वो बाबा से बहुत दूर बैठा हुआ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाबा को उस श्राप का तोड़ बता ही देता है, लेकिन श्राप का तोड़ बेहद मुश्किल और खतरनाक था। बाबा श्राप का तोड़ सुनकर काफी घबरा जाते हैं। क्या हुआ बाबा, उसने कुछ बताया? हाँ, बताया है बेटा। तो बताइए बाबा जी, जल्दी से बताइए हमें। बेटा, तुम्हारी बेटी एक नीली चिड़िया में बदल चुकी है और उसका श्राप अब 1000 साल बाद ही टूटेगा, और वह श्राप कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे मुख्य सेनापति बलवंत वीर का बेटा चंद्रभान ही तोड़ेगा। बेटा, साधारण सा मतलब है कि तुम्हारी बेटी का श्राप तोड़ने के लिए उसे 1000 साल तक रुकना पड़ेगा। हे प्रभु, ये कैसी मायावी शक्ति है, अब हम क्या करेंगे? पुत्र, चिंता मत करो, कोई ना कोई तो ईश्वर का रूप बनकर आएगा और तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगा। भरोसा रखो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। उस वक्त वहाँ पर सेनापति बलवंत वीर भी खड़े थे और उन्हें इन बातों पर बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच्चाई थी। वो ये सब बातें सुन लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। राजकुमारी इंदु को भी अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। तभी राजा रंजीत बौखला जाते हैं और गुस्से में तांत्रिक बाबा से बोलते हैं। बाबा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, देखना, मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। मैं सारी नीली चिड़ियाओं को खोज लूंगा और अपने पास रख लूंगा। मैं बड़े से बड़े ज्ञानी और तांत्रिक बाबा को बुलाऊंगा अपनी बेटी को श्राप से मुक्त करने के लिए, और साथ ही साथ उस जादूगर को भी जान से मार डालूंगा। इन सब से तुम्हारी बेटी को कोई भी लाभ नहीं होगा, अभी तो तुम सब ज्यादा दुविधा में पड़ सकते हो। इससे बड़ी दुविधा मेरे लिए और क्या हो सकती है बाबा, कि मेरी फूल जैसी बेटी का ये हाल हो गया है। बेटा, मुसीबत के समय में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। हाँ बाबा जी, कुछ तो कीजिए बाबा जी। नहीं, मुझे सब नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी दिख रही है, क्योंकि बहुत दुख। तांत्रिक बाबा
महाराजा रंजीत की मुंह से ये बात सुनकर काफी चिंता में पड़ जाते हैं और उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये सब ना करें, क्योंकि इन सभी चीजों से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है और होता भी वैसा ही है जैसा बाबा ने कहा था। फिर भी बाबा की बात न मानते हुए राजा ने अपने राज्य के और दूसरे राज्यों के सारे नीले पक्षियों को खरीदा और कुछ को पकड़कर अपने राज्य में रखा, लेकिन उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसमें से चंदा कौन सी चिड़िया है। उस जादूगर को ढूंढो कैसे भी करके। महाराज, हम उस जादूगर का भी कहीं पता नहीं लगा पाए। शायद वो कहीं आसमान में गायब हो गया है, क्योंकि उस घटना के बाद से उस जादूगर को किसी ने राज्य में भी नहीं देखा और ना ही उसकी कोई खबर लोगों को मिली थी। तो चिड़िया अपनी कहानी खत्म करती है और अब सबको ये पता चल चुका था कि ये चिड़िया कौन है। तो वो चिड़िया आप ही हैं, आप ही हैं राजकुमारी चंदा। हाँ करण, मैं ही राजकुमारी चंदा हूँ। दरअसल उस जादूगर ने मुझे श्राप दिया था कि मैं 1000 साल तक ऐसे ही रहूंगी जब तक कि तुम मेरे श्राप को न तोड़ दो। मुझे तो लगता था ये सब कल्पना में होता है, लेकिन हाँ सच में। लेकिन तुम बोल कैसे सकती हो? दरअसल भले ही मेरे पिताजी मुझे ढूंढने में नाकामयाब रहे हों, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने उसी तांत्रिक बाबा के साथ महादेव की पूजा अर्चना कई सालों तक की, जिसके बाद मुझे ये वरदान मिला कि मैं 1000 साल बाद बोल सकती हूँ जब मुझे कोई बचाने वाला इस दुनिया में पैदा होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि करण ही है। विदुषी, लवकुश, जयदेव और करण सभी लोग एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं। वे भी सभी राजकुमारी चंदा के लिए बहुत दुखी होते हैं और उनकी मदद करने की ठान लेते हैं। तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे आखिर क्या करना होगा? करण, मैंने सुना था कि मेरी चिड़िया बनने के 500 साल बाद वो जादूगर नया रूप लेकर फिर से हमारे राज्य वाले क्षेत्र में आएगा। हमारे महल में उस समय राज्य कर रहे राजा को उस जादूगर के बारे में पता चल गया और उन्होंने एक महान तंत्र विज्ञान को जानने वाले बाबा के साथ बहुत सारी पूजा अर्चना और महायज्ञ करवाए, जिससे एक असुर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वधिराज था। असुर? क्या असुर सच में होते हैं? हाँ, उसको खास उस जादूगर से लड़ने के लिए ही उत्पन्न किया गया था और उसने उसे हरा भी दिया। लेकिन वो जादूगर भी काफी शक्तिशाली है। वो हर बार नया जन्म लेता है ताकि वो मुझे दिए गए श्राप की रक्षा कर सके। अगर हमें वधिराज का पता चल जाए इस वक्त वो कहाँ पर है, तो हमें ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि उस जादूगर का वध कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब उसका वध होगा तभी मेरा श्राप उसी के साथ खत्म होगा। हाँ करण, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें जल्द ही तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। तभी उसी बीच टॉबी भी वहाँ आता है और उस सुंदर चिड़िया को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है। उसे लगता है कि उसे कोई नया मित्र मिल गया है। टॉबी, इनसे मिलो, ये है राजकुमारी चंदा। चिड़िया उड़कर टॉबी के ऊपर बैठ जाती है और टॉबी घूमने लगता है। तभी अचानक से पता नहीं लव को क्या हो जाता है और वो उस चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस समय लव के नेत्रों का रंग बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। उसके नेत्र देखने में बिल्कुल नीले रंग के दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर साफ जान पड़ रहा था कि किसी ने उसे वश में किया है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। होश में आओ लव, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम सब तुम्हारे मित्र हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? देखो करण, इसके नेत्रों का रंग बदल गया है। ये किसी के वश में है। हाँ करण, इस पर किसी का जादू चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ? चिंता मत करो कुश, वो ठीक हो जाएगा। हम सब है ना, पर फिलहाल हमें इस चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस चिड़िया के लिए मेरे भाई को हम मुसीबत में नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, मैं मेरे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ करण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई को बचा लो। सभी लोग लव का सामना करने लगते हैं और उस चिड़िया से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तो चिड़िया को मारने के लिए व्याकुल था। जयदेव लव की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। करण, इसके नेत्रों को देखो। इसके नेत्र बिल्कुल उसी व्यक्ति के नेत्रों के समान दिख रहे हैं जो व्यक्ति उस दिन हम पर हमला कर रहा था। हाँ जयदेव, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो।
मैंने भी उस व्यक्ति के नेत्र देखे थे जो बिल्कुल नीले रंग के थे। विदुषी, सही कह रही हो, इसे कमरे में बंद कर दो। अरे टॉबी भी बोलने लग गया। लगता है चिड़िया ने उसे जादुई शक्ति दे दी है। ये न जाने कौन सी जादू का असर है। पता नहीं हम कहाँ फंस रहे हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे डरो मत, जादुई दुनिया में ये सब होता है, जैसे कि हम कहानियों में सुनते थे। लेकिन मुझे तो लगा था वो सिर्फ कहानियाँ हैं, पर ये तो अब सच में हो रहा है। हाँ, लेकिन हमें कहीं भी घबराना नहीं है, अभी तो शायद शुरुआत ही हुई है। हाँ, अभी ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। अब करण समझ जाता है कि वाकई में लव को किसी ने वश में किया हुआ है। भाग्यवश उस समय घर में उसकी माँ नहीं थी, नहीं तो न जाने लव उनके साथ क्या कर देता। लव उस चिड़िया को पकड़ने के लिए बार बार सभी पर हमला करने लगता है। इसी बीच उसके जुड़वा भाई कुश को भी चोट लग जाती है। तो अभी भौंक भौंक कर लव को सबसे दूर रखने की कोशिश करता है। कुछ करो करण, अब जल्दी, ये काबू में नहीं आ रहा है। मेरा भाई सबको नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं कुश, अभी वो तुम्हारा भाई नहीं है। मुझे लगता है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और अब न चाहते हुए भी करण को उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगाना पड़ता है। करण जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें उस आदमी के पास जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है रानी चंदा, हम लोग अभी के अभी चलते हैं, लेकिन हमें जल्दी आना होगा क्योंकि मेरी माँ के आने का समय भी हो गया है। कहीं लव उन्हें चोट ना पहुँचाए। ये कैसे संभव है? टॉबी बोलने क्यों लग गया? सुनहरी चिड़िया बताओ, आखिर मेरा पालतू पशु बोल कैसे सकता है? ये तुम्हारा ही जादू है ना? हाँ, ये सब मेरे कारण से ही हो रहा है। तभी सभी को सारी बातें पता चल जाएंगी। परंतु पहले हम यहाँ से निकलते हैं और उस आदमी से मिलते हैं। हाँ, जल्दी चलो सब लोग। टॉबी को भी लेकर चलते हैं यहाँ से। बुलबुल और कुश, क्या तुम घर जाना चाहते हो? नहीं नहीं करण, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ करण। तुम दोनों घर चले जाओ, आगे न जाने क्या क्या मुसीबतें आएंगी। हाँ, जयदेव सही कह रहा है। नहीं नहीं, हम साथ चलेंगे। तो वो चिड़िया सभी का मार्गदर्शन करती है और सभी को उस आदमी के पास ले जाती है। वो आदमी उस सुनहरी नीली चिड़िया को देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है। तो आखिर तुम्हें वह लड़का मिल ही गया। हाँ गुरुजी, अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। अभी वो आदमी करण के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जन्म किसी खास कार्य के लिए हुआ है, और वह कार्य है राजकुमारी चंदा को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराना। मुझे तुम्हारे मित्र लव के बारे में सब कुछ पता है, वह किस प्रकार से अपना आपा खो बैठा है। लेकिन आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब कार्य उसी जादूगर का है। और करण, तुम्हारा ये पालतू पशु इसलिए वार्ता कर पाने में संभव है क्योंकि राजकुमारी चंदा भी एक जादुई चिड़िया है। इसके बाद गुरुजी सभी लोगों को एक माला देते हैं जिसमें ओम बना होता है। वो बोलते हैं कि ये माला उन्हें हमेशा पहन कर रखनी है क्योंकि ये उन्हें उस जादूगर के जादू से सुरक्षित रखेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ माला से ही सब कुछ नहीं होगा, अभी तो तुम्हें भी प्रत्येक कदम पर सचेत रहना होगा और अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपना मनोबल बनाए रखना होगा। गुरुजी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द ही राजकुमारी चंदा अपने पुराने रूप में आ जाए। गुरुजी उस समय करण को और उसके मित्रों को बहुत सारी बातें बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। साथ ही साथ उन्होंने सुनहरी नीली चिड़िया के बारे में भी सभी को बहुत कुछ बताया जो हमें आगे पता चलेगा। बेटा, इसके लिए सबसे पहले करण को अपने उस जन्म के बारे में जानना होगा, तभी वो सुनिश्चित कर पाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। इतना कहने के बाद गुरुजी करण को अपने पास बुलाते हैं और एक मंत्र फूंक कर उसके शीश पर हाथ रखते हैं। तो जैसे ही गुरुजी करण के शीश में अपना हाथ रखते हैं, वैसे ही उसको उस जन्म की कुछ झलकियां दृश्य होने लगती हैं। उसे दिखता है कि वो किस प्रकार राजा रंजीत के राज्य के काम में भली प्रकार से हाथ बटाया करता था और अपने पिता से कलाबाजी भी सीखा करता था। उसके पिताजी तलवार के महान कलाबाज थे और वो अपने पुत्र को अपने जैसा एक बलवान व्यक्ति बनाना चाहते थे। राजकुमारी चंदा के पिता करण के पिता पर अत्यधिक विश्वास किया करते थे।
और यही एक वजह है कि महाराज रंजीत ने उनके बेटे अर्थात करण को इस कार्य के लिए चयनित किया था और करण सहमत हो गया था। उस समय करण का नाम चंद्रभान था और उसने प्रण लिया था कि वो 1000 साल बाद जन्म लेकर राजकुमारी चंदा को जादूगर के श्राप से मुक्त करवाएगा। आगे वो ये भी देखता है कि किस तरीके से जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा महाराजा रंजीत के महल को धीरे धीरे तबाह कर दिया था। कुछ ही सालों के अंदर राजकुमारी चंदा का परिवार का सर्वनाश हो गया था और वहीं राजकुमारी चंदा ये सब देखती रह गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ये सब दृश्य देखकर तो करण के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वो जादूगर तो बस राजकुमारी चंदा को दुखी देखना चाहता था और वो इस काम में कामयाब भी हो गया था। लेकिन अब करण आ गया था। वो जल्द ही उस जादूगर का खेल खत्म करने वाला था। आप चिंता मत करिए राजकुमारी चंदा, जल्द ही इंसाफ होगा। तभी करण को याद आता है कि वो लव को अपने कमरे में बंद करके आया हुआ है और उसको अपनी माँ की चिंता सताने लगती है। वो शीघ्र ही गुरुजी से जाने की आज्ञा लेता है और सभी के साथ वहाँ से चला जाता है। वही जब सभी लोग घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि करण की माँ घर में पहुँच चुकी है और वो उस कमरे का दरवाजा खुलने ही वाली है जिस कमरे में लव कैद है। माँ रुकिए, दरवाजा मत खोलिए। आखिर क्या बात है? मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल सकती करण? माँ वो क्या छुपा रहा है? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। करण, क्या है इसके अंदर? माँ मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, एक बार आप यहाँ से दूर हो जाइए। तू ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? क्या तुमने कुछ गलत किया है? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है बताने का। आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ये दरवाजे के पीछे कौन है? सच सच बता दे करण। माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि आपका बेटा कुछ गलत कर सकता है? बताइए। नहीं, लेकिन अभी मेरे मन में ये बात आ रही है कि कोई तो मुसीबत है। बताना बेटा, क्या हुआ है? तभी लव दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और वो करण के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी करण जल्दी से वो ओम का लॉकेट उसके गले में डाल देता है जिससे वो होश में आ जाता है। लेकिन जब वो होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर करण की माँ बहुत डर जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत समझाता है और सुनहरी नीली चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब क्या हो गया करण? माँ मैंने कहा था ना, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये जादुई दुनिया का खेल है। हे भगवान, बेटा, जादुई दुनिया बहुत खतरनाक होती है। लेकिन माँ अब तो मुझे इस दुनिया में जाना ही होगा। ये तू क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी वहाँ नहीं जाने दूंगी। उनके तांगे के पहियों पर आकर फंस जाता है, जिससे तांगा वहीं पर पलट जाता है। सभी को हल्की चोट आई थी, लेकिन न जाने क्यों किसी को दर्द नहीं हो रहा था। दरअसल बात ये थी कि उस सुनहरी नीली चिड़िया के उनकी जिंदगी में आने के बाद उन सभी को एक जादुई शक्ति प्राप्त हो गई थी। मैंने अभी एक आदमी को देखा था, उसी ने तीर मारा है, लेकिन वह भी कहीं छुप गया है। उस सुनहरी नीली चिड़िया की विवेक शक्ति काफी तेज थी, यानी कि वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती थी। इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ पर है। तो सुनहरी नीली चिड़िया झाड़ियों के पास जाती है। तुम इसी झाड़ियों के पीछे छुपे हो, बाहर निकलो जल्दी। तभी एक आदमी जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकलता है और चिड़िया को पकड़ लेता है। छोड़ दे उसे। मेरा नाम बलराम है, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं इस चिड़िया को और तुम सभी को जान से मार दूंगा। तभी करण उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुस्से में उस चिड़िया को जोर से अपने हाथों से दबाने लगता है और ये देखकर करण भी मजबूर हो जाता है और अपने घुटने टेक देता है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, परंतु उस चिड़िया को कुछ मत करो। ये हुई ना बात। तो इसके बाद सभी दोस्तों को न चाहते हुए भी बलराम के घर जाना पड़ता है
जब वे बलराम के घर जाते हैं तो देखते हैं कि बलराम का घर काफी बड़ा है। दरअसल बलराम एक जमींदार है और उसने कई लोगों की जमीन बड़ी चालाकी से अपने नाम भी की थी, जिसकी कीमत उसे अपनी छोटी बहन जानकी माया को खोकर चुकानी पड़ी थी। तभी वो उन सभी दोस्तों को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक शीशा रखा हुआ था। फिर उसने एक कपड़े से ढक रखा था। उस कपड़े को शीशे से हटाता है। ये देखो, ये मेरी बहन है। दरअसल मैंने एक पवित्र जगह को हड़प लिया जिसमें बहुत सारे साधु बाबा तपस्या किया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ से भगा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो घर के शीशे में कैद हो जाए। गलत का नतीजा गलत ही होता है। मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे बताया कि एक लड़का उसी जंगल के रास्ते अपने मित्रों के साथ एक चिड़िया को लेकर जा रहा होगा और वही मेरी मदद कर सकता है। दरअसल वो आदमी जिसने बलराम को ये सब बताया था वो भी उस जादूगर की ही चाल थी, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं थी। दरअसल वो व्यक्ति जिसने बलराम को ये सारी बातें बताई थी वो तो उस जादूगर का ही एक विशेष राक्षस सुमेरु है। सुमेरु दिखने में अत्यंत भयानक, विशाल और मोटा प्राणी है जो इंसानी भेष भी ले सकता है और उसने ये काम उस जादूगर के कहने पर ही किया था। दरअसल वो जादूगर इन सभी पर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए था, इसलिए उसे पता था कि करण और उसके सारे मित्र उस सुनहरी नीली चिड़िया को आजाद करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। इसलिए वे उनकी इस यात्रा को असफल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहा था। वहीं करण, उसके मित्र जानकी माया को ऐसे शीशे में कैद हुआ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो करण, मैं तुम्हें उस बाबा का पता दे देता हूँ, तुम वहाँ पर जाओ और वह बाबा जो भी तुमसे कहे वही करना। अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं इस चिड़िया को भी मार दूंगा। नहीं नहीं मंजीत, मैं कोई चालाकी नहीं करूँगा। जैसा बाबा कहेंगे वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, मेरा कार्य पूरा करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा कोई कार्य करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, परंतु तुम इस चिड़िया को कोई हानि मत पहुँचाना। अवश्य, परंतु तुम अपने एक ही मित्र के साथ जाओ और बाकी मेरे साथ यही रहेंगे। लेकिन क्यों? हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें भी इनके साथ जाने दो। यहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा चलेगी। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। लेकिन हमें जाने दो, हम तुम्हारे किस काम के हैं? हाँ हाँ, हमें जाने दो। तुम तो मेरे बहुत ही काम के हो, तुम यही रहोगे। करण, अब देरी मत करो, जल्दी यहाँ से प्रस्थान करो। लेकिन मुझे तो करण के साथ जाने दो। अरे कहा ना कि वो सिर्फ अपने एक मित्र के साथ ही जा सकता है। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों को कुछ मत करना। नहीं करूँगा जब तक तुम लौट नहीं आते। ठीक है। बलराम की ये बात सुनकर टॉबी दुखी हो जाता है और प्यार से करण की ओर देखने लगता है, लेकिन करण भी मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। करण को नचाते हुए भी बलराम की बात माननी पड़ती है। वो जयदेव को अपने साथ लेकर बलराम द्वारा बताए गए पते पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से पूछते पूछते उस बाबा तक पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही दोनों उस बाबा को देखते हैं वो उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। दरअसल बाबा जी प्रतिदिन उसी जगह पर तपस्या किया करते थे। वहीं बाबा उन दोनों को देखते ही समझ जाते हैं कि दोनों बलराम के कहने पर ही यहाँ आए हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं। लगता है तुम दोनों को प्राण प्यारे नहीं है। तुम दोनों को पता भी है कि जिन जिन ने बलराम की बहन के श्राप को तोड़ने में उसकी सहायता की वो अपने प्राण खो बैठा है। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी सहायता कीजिए। तुम जैसे बहुत से लोग यहाँ आए हैं और कभी वापस नहीं गए और तुम भी मारे जाओगे। नहीं बाबा, हमारे साथ और कई जिंदगियाँ जुड़ी हैं, आप बताइए हमें क्या करना है, हम सब करेंगे। ठीक है, अपने कफन पहन कर ये सब करना। बाबा की बातें सुनकर दोनों थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। बाबा जी, हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, तुम दोनों यही चाहते हो, आओ मेरे साथ। तो बाबा उन दोनों को एक नदी के पास ले जाते हैं। ये नदी देख रहे हो, इस नदी में बेहद खतरनाक घड़ियाल रहता है और हाँ,
उसे कोई साधारण घड़ियाल समझने की भूल भी मत करना। वह एक जादुई घड़ियाल है। तुम दोनों को उस घड़ियाल से लड़ना होगा, और अगर तुम दोनों जीत गए तो मैं बलराम की बहन को आजाद कर दूंगा। ठीक है बाबा जी। तो बाबा उन दोनों को सब कुछ बता देते हैं और बताने के बाद उस घड़ियाल का नाम 3 बार पुकारते हैं। लकी, लकी, लकी। और तभी वहाँ पर घड़ियाल प्रकट हो जाता है और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब देखना ये था कि दोनों मित्र किस प्रकार लकी घड़ियाल का सामना करते हैं। वो घड़ियाल देखने में काफी बड़ा और बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। डरो मत मेरे मित्रों, अगर हम डरेंगे तो ये हम पर हावी हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो मित्र। तभी अचानक से न जाने कैसे कई सारे उसी के जैसे घड़ियाल वहाँ पर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तभी दोनों हिम्मत करते हैं और उन सभी घड़ियालों से एक एक करके निपटने लगते हैं, क्योंकि दोनों को उस नीली चिड़िया के आने के कारण शक्ति मिल गई थी। इसलिए दोनों लोग काफी वीरता और बहादुरी से उन घड़ियालों का सामना करने लगते हैं। कि तभी पीछे से एक घड़ियाल जयदेव पर आकर हमला करने ही वाला होता है कि करण उसे देख लेता है। तभी वो अपनी तलवार से उसका आधा शरीर काट देता है। तो बस ऐसे ही दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं और धीरे धीरे उन घड़ियालों को एक एक करके मार गिराते हैं। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि वे दोनों जितना उन घड़ियालों को मारे जा रहे थे, उनकी तादाद उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ये तो दुगनी तादाद में उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि बाबा जी ने तो पहले ही कहा था कि वो कोई साधारण घड़ियाल नहीं है, बल्कि एक जादुई घड़ियाल है। यानी कि ये सब लकी घड़ियाल ही कर रहा है। जयदेव, हमें लगता है कि हमें लकी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये सारे घड़ियाल वही उत्पन्न कर रहा है और ये सब केवल एक भ्रम है। हम दोनों को हराने के लिए हमें जानना होगा कि इन सभी घड़ियालों के बीच लकी कौन सा है। करण और जयदेव दोनों लड़ते लड़ते काफी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनके दोस्त और उस सुनहरी नीली चिड़िया की जान दांव पर लगी थी और उन दोनों को किसी भी हाल में ये लड़ाई जीतनी थी। तभी करण अपनी नजर यहाँ वहाँ घुमाता है और देखता है कि उन घड़ियालों में एक घड़ियाल ऐसा है जिसके सिर पर एक निशान बना हुआ है, और वो ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये लकी है। लकी उस समय जयदेव की बाईं ओर से काफी दूर था। जयदेव, वो देखो, मैं समझ गया हूँ कि इनमें से लकी कौन सा है। वो देखो अपनी बाईं ओर, चलो हम उस पर वार करते हैं, तभी ये सब खत्म होगा, नहीं तो ये सब चलता ही रहेगा। करण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो। तो इसके बाद दोनों दोस्त उस घड़ियालों की भीड़ को चीरते हुए लक्की के पास पहुंच जाते हैं और ये देखकर लक्की अचंभे में पड़ जाता है। अरे, आज तक जितने मनुष्य यहाँ आए वो बस मेरे सैनिकों को ही मारने में लगे रहे और उनका ध्यान मुझ पर कभी नहीं गया, परंतु तुम दोनों का ध्यान कैसे आया मुझ पर? क्योंकि हम तुम जैसे राक्षस का वध करने ही आए हैं। और तभी दोनों लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको हराना काफी आसान नहीं था। दोनों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन तभी करण उसकी पीठ पर बैठकर उसकी पीठ पर उस तलवार से वार करता है और वही जयदेव उस पर आगे से वार करता है और दोनों की बहादुरी से वे उसे मार गिराते हैं। हमने कर दिखाया, अब जल्द से जल्द बाबा के पास चलते हैं और अपने मित्रों को बचाते हैं। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने ये कर दिखाया। ये हमारी पहली जीत है, अभी न जाने हमें कितनी बार और जीतना है। चलो अब जल्दी से चलते हैं, हमारे मित्र इंतजार कर रहे हैं। हाँ जयदेव, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं अब यहाँ से। तो दोनों मित्र बाबा के पास पहुँचते हैं। बाबा उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इन दो जवान युवकों ने उस खतरनाक जादुई घड़ियाल को मार गिराया है। तो इसका मतलब ये था कि अब बाबा जान की माया का श्राप तोड़ देंगे। मैं तुम दोनों की वीरता की दाद देता हूँ। तुम दोनों ने ये कार्य बड़े आसानी से कर दिखाया। ये कार्य तो आज तक कोई नहीं कर पाया था। धन्यवाद बाबा जी, हमने कहा था ना, हम कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये कार्य आज तक कोई कर नहीं पाया है और मुझे लगा था कि तुम भी नहीं कर पाओगे। हाँ बाबा जी, एक बार तो हम भी बहुत घबरा गए थे, लेकिन करण में बहुत ही हिम्मत है। तो बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे जान की माया का श्राप टूट जाता है और वो शीशे से बाहर आ जाती है।
जाओ युवकों, जान की माया आजाद हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बलराम बहुत खुश है, क्योंकि उसकी बहन को एक लंबे श्राप से छुटकारा मिल चुका था। तो दोनों जैसे ही उसके घर में जाते हैं, वो उसका बड़े आदर सम्मान से स्वागत करता है और सभी को भोजन करवाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन को देखते हुए टॉबी बहुत खुश होता है। वाह करण, आज तो अत्यंत ही आनंद आ गया। बहुत स्वादिष्ट भोजन है। हाँ टॉबी, आओ खाओ। मंजीत तो बहुत ही अच्छे इंसान है करण। देखो ना, इन्होंने हमें कितना अच्छा भोजन दिया है। हाँ करण, जयदेव, तुम दोनों भी आओ और खाओ। हाँ हाँ आओ आओ, ये सब तुम सबके लिए ही है। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो ना करण। ठीक है, तो सभी लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद ठीक है मित्र, अब हमें यहाँ से चलना होगा। ये लो करण, ये अंगूठी अपने पास रख लो। ये अंगूठी एक जादुई अंगूठी है जो कि चारों ओर रक्षा कवच उत्पन्न करती है। लेकिन ये अंगूठी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुमने मुझे ऐसी चीज दी है जिसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, और उसके आगे अंगूठी तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर से तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ करण। ठीक है मित्र, कोई बात नहीं। करण अंगूठी पहन लेता है और बलराम और उसकी बहन को अलविदा कहकर वहाँ से अपने मित्रों के साथ तांगे में बैठकर चला जाता है। वो लोग रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि अपने ठेले में फल लेकर जा रही थी। उसके सारे फल जमीन पर गिर गए थे और वो अपने फलों को अकेले उठाने में असमर्थ हो रही थी। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। तभी अचानक से बूढ़ी दादी को न जाने क्या हो जाता है कि उनकी आंखों का रंग बदल जाता है और उनके बोलने का ढंग भी बदल जाता है, क्योंकि उस सुनहरी नीली चिड़िया की अर्थ शक्ति से वो उसी क्षण समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सभी लोग बच कर रहो, वो आप सभी पर हमला कर सकती है। कि तभी वो बूढ़ी दादी अचानक से बेकाबू सी हो जाती है और वो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से लव आ जाता है और चिड़िया को बचाने की कोशिश करता है। उस बूढ़ी दादी को गुस्सा आता है और लव को पकड़कर उसे उठा लेती है और भागने लगती है। तभी जल्दी से सभी लोग तांगे पर बैठते हैं और उस बूढ़ी दादी का पीछा करने लगते हैं। उस बूढ़ी दादी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी के वश में है और ये सब वो स्वयं नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। लेकिन उस समय वो बहुत तेजी से लव को लेकर दौड़ रही थी। मुझे तो पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है करण। अब हमें एक एक कदम ध्यान से रखना होगा, और हो ना हो ये कार्य अवश्य उसी जादूगर का है। तो थोड़ी देर पश्चात वो बूढ़ी दादी गायब हो जाती है और करण अपना तांगा रोक लेता है। उन्होंने जहाँ पर अपना तांगा रोका हुआ था वहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल था, लेकिन वहाँ जंगल के बीच एक अत्यंत पुरानी झोपड़ी थी। लगता है कि वो बूढ़ी दादी लव को लेकर वहीं गई होगी। चलो जाकर देखते हैं। विदुषी, तुम राजकुमारी चंदा और टॉबी के साथ तांगे में ही हमारा इंतजार करो, हम लोग वहाँ देखकर आते हैं। और इतना कहने के बाद जयदेव, कुश और करण झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि बूढ़ी दादी लव को एक नुकीली लकड़ी से उसके पेट पर वार करके मारने ही वाली थी। छोड़ दो मेरे भाई को, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कुश की आवाज सुनकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। उस बूढ़ी दादी ने लव को बहुत मारा था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी ओर कुश अपने भाई की रक्षा करने के लिए उस बूढ़ी औरत पर हमला करने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो लव को उस दिन वो मार डालती। लेकिन वो बूढ़ी औरत के अंदर न जाने अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वो कुश को एक ही बार में हरा देती है और उसे नीचे पटक देती है। ये देखकर जयदेव और करण भी उसका सामना करने लगते हैं, लेकिन वो सभी पर भारी पड़ रही थी। बूढ़ी औरत जयदेव के हाथ में वार करती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। हालात को नियंत्रण में न होता हुआ देखकर
करण कुछ सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि बाबा ने उसे बहुत सारे ओम की पवित्र माला दी थी। तो वो शीघ्र ही अपनी जेब से एक माला निकालता है और बड़ी चतुराई से पीछे से आकर उन्हें वो माला पहना देता है। उस समय वो बुरी औरत जयदेव से लड़ने में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि करण कब उनके पीछे आया और उसने उसे वो माला उन्हें पहना दी। तो जैसे ही वो माला बूढ़ी औरत के गले में जाती है, वो वहीं पर उसी क्षण बेहोश हो जाती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि उन पर कोई जादुई साया था। लव की जान बच गई है और कुछ तुम अब रो मत, अपने भाई को लेकर शीघ्र ही तांगे के पास चले जाओ, हम शीघ्र ही आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जयदेव और करण वहीं पर रुककर उस बूढ़ी औरत के होश में आने का इंतजार करते हैं। हमें इन बूढ़ी दादी को ऐसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इन्हें होश में आने दो करण। तत्पश्चात हम इन्हें इनके घर पर छोड़कर अपनी यात्रा पर पुनः निकल पड़ेंगे। अवश्य जयदेव। तो सभी मित्र थोड़ी देर वहीं पर रुककर उस बूढ़ी औरत के होश में आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश भी आ जाता है और करण उन्हें सारी बात बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो चलिए अब हम आपको तांगे तक ले चलते हैं। हाँ बेटा चलो, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ये सब कर दिया तुम्हारे साथ। नहीं नहीं दादी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी मत मांगिए। हाँ, और अब आप हमें अपने घर का मार्ग बताइए, हम आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरा घर तो बिल्कुल पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम सभी पर सदा बना रहेगा। जी दादी जी, अभी हमें आपका आशीर्वाद मिल गया है तो हमारा सफर अवश्य सफल होगा। धन्यवाद दादी जी, अब हम चलते हैं। प्रणाम दादी माँ, अब हमें चलना होगा। तो सभी मित्र दादी माँ को प्रणाम करते हैं और अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए, लेकिन रास्ते में एक माया नगरी है, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी से चलना होगा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है राजकुमारी जी। हमें और कितनी दूर जाना होगा राजकुमारी जी? बुलबुल, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी बहुत से पड़ाव बाकी हैं। इसका मतलब बहुत सी मुसीबतें भी बाकी हैं। हाँ जयदेव, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सच है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, करण और जयदेव बहुत ही हिम्मत वाले हैं, ये सब कर लेंगे। हाँ राजकुमारी जी, करण और जयदेव दोनों ही आपको सही सलामत पहुंचा देंगे। तो थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग उसी माया नगरी में पहुंच जाते हैं। वो जगह काफी बंजर थी और दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कुछ दर्शित हो रहा था तो वो ये था कि सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और सूखी जमीन। तभी सभी को अचानक से एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। मित्रों, जरा संभल कर आगे जाना। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है मित्रों। हाँ बुलबुल, मुझे भी। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन करण और जयदेव सब कर लेंगे। अब ये ना जाने कौन सी मुसीबत आ गई है। जयदेव और करण उस आदमी की आवाज का पीछा करते करते एक जादुई स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारा सोना रखा होता है। वहां पर केवल सोना ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की महंगी महंगी मूर्तियां और कीमती मोती और गहने भी थे, जिसकी चमक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। इतना सारा सोना देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और जयदेव सभी मित्रों को आवाज लगाकर वहां पर बुला लेता है। देखो दोस्तों, ये एक माया नगरी है और हो सकता है कि ये किसी की चाल हो, क्योंकि ऐसी माया नगरी में तो विभिन्न प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं, जो कि इंसान पर प्रहार करके उन्हें जिंदा ही अपना भोजन बनाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इन सभी वस्तुओं पर कोई भी हाथ मत लगाना। अच्छा राजकुमारी चंदा,
क्या मैं कुछ सिक्के भी नहीं उठा सकता हूँ यहाँ से? नहीं लव, ऐसा करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसे स्पर्श करने मात्र से ही कोई राक्षस हमारे सामने प्रकट हो जाए। वे लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी के आने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो करण और उसके सभी दोस्त एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। टॉबी, तुम चुपचाप रहना, ठीक है? नहीं तो वो लोग हम पर हमला कर देंगे। अवश्य करण, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो वहीं डाकुओं का सरदार जब इतना सारा सोना देखता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इन लोगों के सामने कौन सी मुसीबत अब आने वाली है। आज तक मैंने अपने जीवन में इतना सारा सोना नहीं देखा। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमें कई सालों तक किसी को भी लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस राक्षस को देखकर सभी के पसीने छूट जाते हैं और सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो राक्षस किसी को भी वहाँ से जाने नहीं देता है। तभी वो अपना मुंह बड़ा सा खोल देता है और उसमें से आग निकालने लगता है। और जैसे ही करण ये देखता है वो अपनी उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करता है और चारों ओर एक जादुई रक्षा कवच उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही वो जादुई रक्षा कवच उत्पन्न होता है वैसे ही उस राक्षस के मुंह के द्वारा फेंके गए उसके आग के गोले कवच से टकराकर वापस लौटने लगते हैं। कवच काफी बड़ा था और उसमें लगभग सभी लोग समा गए थे और ये देखकर वो राक्षस बहुत गुस्सा होता है। करण कवच को बनाए रखता है। सब लोग यहाँ पत्थर के पीछे छुप जाओ, ये रक्षा कवच आपकी सहायता करेगा। वो उसके एकदम पास चला जाता है और जैसे जैसे राक्षस गुस्से में ज्यादा से ज्यादा आग बरसाता है वो कवच से टकराकर उसी की ओर लौट जाती है। और कुछ देर में वो उससे जलने लग जाता है। तो जैसे ही राक्षस की मृत्यु हो जाती है वैसे ही वहाँ पर रखा सारा सोना और जेवर गायब हो जाते हैं। ये क्या, सब कुछ गायब हो गया, एक सिक्का भी नहीं बचा। हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये माया नगरी है, यहाँ सब एक जाल होता है। तो वही दूसरी ओर करण और उसके मित्रों की बहादुरी को देखकर सभी डाकू बड़े अचंभित हो जाते हैं। करण, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र। आप बताइए, हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं? तभी उनमें से एक डाकू गुस्से में आकर तलवार निकाल लेता है और करण के सभी दोस्त सब घबरा जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या उस राक्षस का वाकई में खात्मा हो चुका है या वो फिर से उत्पन्न हो जाएगा।